तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम अगस्त में 6 तारीख से मतलब 6 से स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ साथ उसका जो फॉर्म के लिए एप्लीकेशंस चालू होंगी, नोटिफिकेशंस आएगी, वो कौन से मंथ में आएंगी ये चीज़ें आपको भी पता है क्लियर। तो उस दिन से लेके आज तक का जो टाइम है वो आपको पता है, लगभग मोटा मोटा 70 to 75 डेज़ आपके पास हैं। तो इतने कम टाइम में आपको चीज़ें क्लियर करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और अगर आप 2024 में कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, फाइनल मेरिट क्लियर नहीं हो पाई थी, तो इस बार आप अपना पूरा बेस्ट देना चाह रहे हो, तो इतने कम टाइम में कैसे आपको वर्क करना है और सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है। सब्जेक्ट जीए अपना हो गया, जनरल अवेयरनेस, उसके साथ साथ रीजनिंग और इंग्लिश, और उसके साथ स्किल में भी आपको, अगर आपकी स्किल का अभी स्टार्ट किया है आपने, उसके वो भी आप मान के ले चल सकते हो कि अगर आप आज से स्टार्ट करो तो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, या फिर अगर आपका बेसिस वगैरह कंप्लीट हो चुका, आप स्पीड पे अपने काम कर रहे हो या आपको स्किल पूरी तरीके से आती है, वो सीबीटी पे वर्क करना है, तो आप अपने हिसाब से जिस तरह से आपकी वीकनेस हो और आपका जो भी प्लस पॉइंट हो उनको उस टाइम टेबल और रूटीन में एडजस्ट कर सकते हो। और सबसे मेन चीज़ ये है, इस बार जो वेंडर चेंज हो रहा है, वेंडर चेंज हुआ है तो उसकी वजह से एग्ज़ाम में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे भी आप नीट देखते हो, नीट के एग्ज़ाम में जैसे अभी इस बार क्या हुआ था कि एकदम ही से एग्ज़ाम का लेवल जैसे चेंज हुआ थोड़ा बहुत, तो सब स्टूडेंट्स बिल्कुल कितना हार्ड पेपर 19-20 खाली पैटर्न से चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का वेटेज में होता है, ये नहीं कि अगर आपसे सिलेबस में मैथ दिया तो संस्कृत पूछ लेगा अगर वेंडर चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं। चीज़ें खाली वो जो वेटेज होता है टॉपिक वाइज उनमें करता है, या फिर जो अभी तक जिस क्वेश्चन लैंग्वेज के साथ पूछ रहा होता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर को देखोगे आप उस टॉपिक से, तो अलग तरीके से क्वेश्चन लैंग्वेज कर लेता है, और या फिर उस टॉपिक का बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन दे देगा, या फिर उसका वेटेज कम करके दूसरे को नए टॉपिक का जिसको आप अभी तक सोच नहीं रहे थे, जो आपको प्रीवियस ईयर में दिख नहीं रहा था टॉपिक, उसका क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आपका सिलेबस का पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे वेंडर भी चेंज हुआ है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 75 डेज़ में लगभग कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, मैं सिंपल आपको एक रास्ता बताऊंगा। अगर आप फॉलो करोगे, सच बता रहा हूँ, इतने कम टाइम में सब चीज़ें मैनेज कर लोगे। कुछ चीज़ों में आपको भी सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, जहाँ भी टाइम वेस्ट वाली चीज़ें आप कर रहे हो अपने डेली रूटीन में, उन सबको हटाना पड़ेगा, और थोड़ा सा डिसिप्लिन में आके कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए आपको सिर्फ हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में करना है। और दोस्तों इसके लिए एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो सीबीटी का एग्ज़ाम है उसमें आता है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश आएगी और उसके साथ रीजनिंग आती है और जनरल अवेयरनेस आता है। इंग्लिश 100 मार्क्स की होती है, आपकी रीजनिंग 50 मार्क्स की होती है, और जनरल अवेयरनेस का भी जो वेटेज होता है 50 मार्क्स की होती है। और उसी के साथ सीबीटी क्लियर करने के बाद स्किल का होता है। स्किल में आपको अगर इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, कितने मिनट मिलते हैं, टाइपिंग स्पीड, ग्रेड डी के लिए 80, और उसके साथ साथ जब ग्रेड सी तो 100, ये सब चीज़ें क्लियर होंगी आपको। तो दोस्तों इनमें से किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट पे डिटेल वीडियो ये नहीं है कि उसके पूरा प्रॉपर बताऊं कि स्टडी कैसे, कौन सी बुक, स्टडी मटेरियल या कैसे कैसे करना है, वो नहीं, लेकिन किस तरीके से करना है वो चीज़ें बता सकता हूं मैं इस वीडियो में। आगे अगर आप बोलोगे इंग्लिश पे डिटेल वीडियो बनाइए, या रीजनिंग पे कैसे बनाइए, जनरल अवेयरनेस पे बताइए, या स्किल पे, तो उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी यहाँ पे सबको लेके चलना है, ये अपना रोड मैप है 75 डेज़ का, इसमें हमको सब चीज़ें कवर करनी है। सीबीटी प्रिपेयर करना है अच्छे से कि फाइनल मेरिट कट ऑफ करने वाले मार्क्स भी हमको लाने, मॉक्स भी प्रैक्टिस करनी होगी, और उसी के साथ हमें अपनी स्किल पे भी ध्यान देता रहना होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इंग्लिश पे दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, 3 चीज़ें आपको पता है इंग्लिश में, 3 चीज़ें आती हैं 100 मार्क्स में, जिसमें आपका आता है ग्रामर, वोकैब, और उसके साथ साथ आता है आपका सिंपल सा कॉम्प्रीहेंशन। ये सिंपल लगता है लेकिन इस पर मेहनत करने, ये एक महीने का खेल नहीं का, अगर एक महीना आपने मेहनत कर लिया तो आपका पैसेज में अच्छे मार्क्स आप स्कोर करने लगोगे, क्लोज टेस्ट में करने लगोगे, PQRS वगैरह तो हो जाता है, लेकिन क्लोज टेस्ट और पैसेजेस में प्रॉब्लम होती हैं, तो इन सब के लिए टाइम चाहिए होता है, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। तो उन सब के लिए 2.5 मंथ्स डे 1 से आपको स्टार्ट करना है। ये जो आपके पास 75 डेज़ हैं, लगभग 2.5 मंथ, इनमें आपको प्रॉपर डे 1 से अपना 110% देना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसेज में भी वो अच्छा स्कोर कर रहे होगे, और आप ग्रामर में भी अच्छा कर रहे होगे, वोकैब में भी कर रहे होगे। पूरी इंग्लिश को साथ में लेके चलना। अगर टाइम ज़्यादा होता तो पहले ग्रामर करते, वोकैब करते, हर चीज़ करने का तरीका अलग होता है। और इस बार क्या दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊँगा आपसे कि इस बार जो वेंडर चेंज हुआ है, इसकी वजह से जो SSC के दूसरे एग्जाम के स्टूडेंट हैं, जो अपने एग्जाम की तैयारी करके बैठे हैं, मॉक्स लगा रहे होंगे, और उन्हें भी आइडिया नहीं होगा कि ये जो वेंडर चेंज हो रहा है तो पैटर्न में कितना चेंजेस हुआ है। तो उस चीज़ को देखने के लिए, और इतना अच्छा मतलब उनको ऑफर मिल जाएगा कि 100 रुपये का फॉर्म फिल करेंगे, वो SSC स्टेनोग्राफर का, जैसे CGL का स्टूडेंट है उसका स्टेनोग्राफर के बाद एग्ज़ाम होगा,
ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर के बाद उसका सीजीएल होने वाला है, तो उसको पता चल जाएगा कि भैया पैटर्न चेंज हुआ, नया वेंडर आया तो रीजनिंग में कैसा उस चेंजेस करा उसने, इंग्लिश में कैसा किया है, जीए में कैसा किया है, तो वो देखने के लिए बैठेगा ज़रूर। पहले बैठते थे स्टूडेंट, आपको भी पता है, ठीक है, वो अपना लेवल चेक करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, या फिर भर देते थे, स्किल नहीं आता था लेकिन भर देते थे, लेकिन सोचते थे स्किल बाद में देंगे, लेकिन नई चीज़ हो पाती थी। लेकिन इस बार क्या है, बहुत से स्टूडेंट आएंगे सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर का सीबीटी एग्जाम में बैठेंगे सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या क्या पैटर्न चेंज हुआ। तो इस बार कंपटीशन थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आपको थ्योरी पे अपना अच्छे से वर्क करना है, लेकिन कम टाइम में करना है। तो दोस्तों वापस से आते हैं पॉइंट पे, यहाँ इंग्लिश की बात करिए मैंने, तो इंग्लिश को दोस्तों इन 75 डेज में आपको बताया कि सारी चीज़ें साथ में लेकर चलनी, सारी में क्या, ग्रामर को आपको कवर करना है। अब ये थ्योरी लेके नहीं बैठ जाना कि आपकी पूरी थ्योरी पे बैठेंगे। अगर आप बिगनर भी हो तो वो इसको शॉर्ट फॉर्म में करना। अगर थ्योरी करने बैठ जाओगे तो आपको पता है 2.5 मंथ तो थ्योरी कंप्लीट करने में और उसकी प्रैक्टिस करने में लग जाएगा। तो फिर वोकैब कब करनी है, वोकैब के साथ फिर ये पैसेजेस और क्लोस्टर्स पे कब काम करना होगा, तो उन सब की प्रैक्टिस मतलब कब करनी होगी। तो डेली आपको इतना टाइम बांट लेना है कि आपको स्टार्टिंग करनी है तो ग्रामर रूल्स अगर आपको करने तो कैसे करने, खाली ग्रामर रूल्स से जल्दी कर लेना कवर। कि कुछ टॉपिक्स आपके बच्चे ग्रामर में जिनमें आपका कभी ना कभी एरर्स में, इंप्रूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो आपको देखना है। तो उन सबका भी एक मैप पूरा बना लेना, चार्ट, ठीक है, छोटा सा, उसमें आपको अपनी सब चीज़ें देखनी है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हो तो आपको उस हिसाब से नोट डाउन कर लेना है। अगर आप चीज़ें कर रहे हो लेकिन आपका स्कोर नहीं इंक्रीज़ हो रहा, वहाँ कहीं कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें नेगेटिव्स हमेशा लगती है मॉक्स में, उनको नोट कर लेना है। इस तरीके शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल आप चीज़ें क्लियर करते हुए चलना, और डेली तीनों चीज़ें लेके चलनी है, ग्रामर, वोकैब और पैसेजेस, ठीक है। ये तीनों आपको 75 डेज़ में लेके चलनी है। और इस पर डिटेल वीडियो बोलना तो इंग्लिश पे डिटेल, रीजनिंग पे और सब बता दूंगा। अब आया आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको जो वेटेज वाले टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा, जैसे नंबर्स का आपको पता, नंबर सीरीज़ वगैरह, नंबर सेट, एनालॉगी वगैरह, इन सब चीज़ों का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। सिलोगिज्म के 4 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है। और उसी के साथ साथ अगर आप एनालॉगी वगैरह में भी देख लोगे, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स वगैरह का सब पूरा वो पैटर्न उठाओगे तो उसमें भी आपको अच्छा 10-15 मार्क्स का दिखेगा। नहीं, नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स यही 20 मार्क्स का वेटेज देते हैं खाली। और पजल, वो मिसिंग नंबर, पजल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, पजल 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो आपको पता है कि ये कैलकुलेटिव रीजनिंग है, इनमें अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस होता है तो ये आपका टाइम टेकिंग बना देगा, इससे आपका परफॉर्मेंस में एग्जामिनेशन हॉल में असर दिख सकता है। तो और इसका वेटेज भी एग्जाम में ज़्यादा आता है अभी तक जितना प्रीवियस ईयर को आपने देखा होगा। तो इन सब टॉपिक्स पर आपको अच्छे से वर्क करके चलना है, ठीक है। वैसे तो लगभग हर स्टूडेंट रीजनिंग में अच्छा स्कोर करोगे, लेकिन बिगनर के लिए बता रहा हूँ, या फिर जो भी सीनियर्स भी हैं अगर उनका रीजनिंग में अगली बार अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, या फिर रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इसकी वजह से वो अपने इंग्लिश या फिर जीए में टाइम नहीं बच पाया था उनके लिए, जो भी हो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे ग्राफ हुआ होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो इस रीजनिंग में आपको मेरे कहने का मतलब है जितना भी कैलकुलेटिव चीज़ें, जो टॉपिक्स हैं जिसमें आपको मतलब अच्छे से टाइम लगता है, टाइम टेकिंग टॉपिक्स हैं, उन पे आपको डेली अच्छे से वर्क करना है। अगर आपको पता है ये टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें फंस जाता है, टाइम जरूरी लगता है, तो इस टॉपिक पे इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। एसएससी के सारे एग्जाम्स को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या फिर उसके साथ सीजीएल हो, सीपी हो, जीडीओ, सारा एग्जाम का उस टॉपिक का। जैसे आपको पता है कि आपका नंबर सेट, एनालॉगी आता है, नंबर सीरीज आता है, कुछ आपका होता है कि आपको कंसेप्ट पता ही नहीं चल रहा होता है यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा है, ठीक है, रूट वाला लगा है, क्यूब वाला लगा है, ठीक है, प्लस माइनस लगा है, ये बार बार आपको उस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है। तो आपने उस टॉपिक को पहले अच्छे से उसकी एक बार शॉर्ट फॉर्म में आधा घंटा देके उसका पूरा समझा कंसेप्ट, कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, सॉल्व किया जाता है और कौन कौन से इसमें लगते हैं कंसेप्ट। उसके बाद आप सारे एग्जाम्स के लगाने बैठ जाओ। ऐसे आप डेली बेसिस पे हर दिन या हर 2 दिन एक टॉपिक को दो तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 75 डेज़ के अंदर रीजनिंग में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जितने भी टॉपिक्स आपने अगर छुए भी नहीं होंगे वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद जो आपका बिल्कुल ही जो लगता था कि यार ये मॉक्स में हमेशा गलत देता है, लेकिन हर बार आप सोचते थे इसको कंप्लीट करना है, तो अब इसी उसको सबसे पहले रख लेना, वरना वो एग्जाम के टाइम पे जब एग्जाम लास्ट टाइम पे हो रहा था कि लास्ट में कर लेंगे, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, अधूरी रहती हैं। वो वही उसी से टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो टॉपिक आपका इनकम्प्लीट रहता है, या फिर जिस टॉपिक में आपको मॉक्स में ही प्रॉब्लम हो रही थी। ये हमेशा आप नोटिस करोगे अगर आपने एग्जाम्स कोई भी दिए होंगे, तो उन सब चीज़ों को पहले लेके चलना है। ये रीजनिंग को ऐसे आपको 75 डेज़ पे लेके चलना है, ठीक, सिंपल बता रहा हूँ। और जीए में आपको देखना है सबसे ज़्यादा वेटेज क्या किस चीज़ का है, ऐसे आपको बनाना शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इतना कम टाइम में यार, इस कम टाइम में आप पूरा लेके बैठने चलोगे। अभी एक नंबर आपको पता है इस टॉपिक से, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन फंसेगा 1 नंबर के लिए, और वो चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक। उसमें आपको लग रहा है कि 2 दिन लगने हैं, 3 दिन लगने हैं, और उसका मतलब प्रैक्टिस के साथ उसमें 3-4 दिन लग जाएंगे। उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करने पे भी, उसकी खुद की प्रैक्टिस, क्लास नोट्स की प्रैक्टिस, उसकी थ्योरी समझने में 3-4 दिन लग जाएंगे, आएगा 1 नंबर, तो उसको पीछे रख लो, फिर उसको बाद में कर लेंगे। पहले जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिन टॉपिक्स का, उनको आगे करते हैं,
ठीक, वैसे जीए में भी करके चलना। आपने देखा स्टैटिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, स्टैटिक जीके को, उसको उठाते हैं। फिर आपने देखा करंट का है, करंट को भी लेते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है कि चलिए हिस्ट्री का भी है, तो हिस्ट्री के और कौन कौन से टॉपिक्स का है उनको पहले कर लेते हैं, ज्योग्राफी और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब चीज़ों को क्लियर है। तो आप ऐसे चीज़ें क्लियर करके चलोगे। मैं आपको एक वर्बल फॉर्म में चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि डिटेल में, आप पेन कॉपी लेके मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कोई बच्चे तो नहीं हो, सब एक कंप्यूटर एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हो, तो आपको एक आइडिया लग जा रहा होगा क्या चीज़ें मैं कह रहा हूँ। कि इन 75 डेज़ वो अगर आपको सब चीज़ें कवर करनी है और वो हर वो इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करनी है जिसका एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज है, या फिर जो आपको प्रॉब्लम देता है, जो आपको निगेटिव देता है, या जिसको अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया सक, मतलब वो इतना बोरिंग टॉपिक लग रहा था कि उसको आपने अभी तक छुआ नहीं है। और इन्हीं 75 डेज़ में आपको उसकी थ्योरी भी, कंसेप्ट क्लियर करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है, प्रीवियस ईयर भी क्लियर करना है उसका, ठीक, उसमें अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी भी बनानी है। तो इतने कम टाइम में कैसी चीज़ें होंगी, तो जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम देती हैं, इस तरीके से आप बैलेंस करके उन्हें सबसे ऊपर रखो। और डेली बेसिस पे आप ये ना सोचो कि आज इतना करेंगे उतना, आपको तीनों चीज़ें लेके चलनी है, रीजनिंग भी लेके चलनी है, इंग्लिश भी लेके चलनी है और आपको जीए भी लेके चलनी है। और उसके बाद रीजनिंग में भी आपको सारे मतलब टॉपिक्स वाइज लेके चलना है, लेकिन इंग्लिश जो होगी, इंग्लिश में आपको ग्रामर, वोकैब, पैसेज तीनों पे काम करके चलना है। जीए में भी आप अगर स्टैटिक लेके चल रहे हो, फिर आपको ये भी ज्योग्राफी भी करना होगा, पॉलिटी भी करना होगा, और उनमें जल्दी जल्दी करना होगा आपको, क्योंकि वो उसका भी सिलेबस बहुत बड़ा, जीए का सिलेबस तो बहुत ही बड़ा, उसका कोई गिनती ही नहीं है, लेकिन उसका जो वेटेज वाला है वो आपको पता होगा, वो जल्दी कर लोगे। और साथ में आपको जो स्टूडेंट्स बिगिनर हैं या फिर जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम दिया था तो 2024 ही में, ठीक है, एक बार मतलब बैठ चुके हैं एग्ज़ाम में, या फिर आप सीनियर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको स्किल नहीं आती या फिर स्किल में आप सोच रहे हो कि होल्ड कर दें, तो वो जिनको बेसिस कंप्लीट, जिनकी स्पीड अच्छी है, तो वो डेली बेसिस अभी तो लेके चलेंगे अभी, लेकिन स्पीड मतलब आपको सीबीटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन स्किल पे भी देना है। जिनकी स्पीड वगैरह मेंटेन है, स्किल मतलब उनके हाथ में है, बस सीबीटी को उसमें नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, वो तो सीबीटी को ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन जिनका एवरेज है, मतलब बेसिस कंप्लीट हुई लेकिन अभी सीन ही कर रहे हैं, अभी अनसीन पे आना है, या फिर अभी कुछ लोग हैं जो बेसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पिटमैन वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, तो भाई आपको तो मतलब डे 1 से आपको रोज़ 1.5 घंटा 2 घंटा देना पड़ेगा। 1.5-2 घंटा, मैं आधा घंटा वो हवाबाजी नहीं करूँगा जो लोग वीडियोस में बताते हैं। आप 1.5-2 घंटा दोगे तब जाके आपका, जब तक सीबीटी होगा तब तक आपकी पिटमैन कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ डेली आपको देना, वो भी आप पे डिपेंड करेगा, यानी खींचने पे आ जाओ, खींचने पे आओगे तो आप 2 महीने में भी, 1.5 महीने में बहुत आराम से पिटमैन खत्म कर सकते हो, ये नहीं, लेकिन फिर बाद में जब स्पीड करने पे आओ तो सब बेकार, वापस से करना होगा। ऐसा नहीं, आपको चीज़ें अच्छे से सीखनी, दिमाग में बैठानी, जैसे हर एक कंसेप्ट, हर एक रूल्स आपको पिटमैन में भी, मतलब शॉर्ट हैंड की भी हर एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है शॉर्ट हैंड, तो उस पर भी ज़्यादा आपको वर्क करना। 2 घंटा तो मैं बोल रहा हूँ, जब करने बैठोगे ना, जब चैप्टर्स आपको चीज़ें नहीं क्लियर हो रहे होंगे तो उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़े। तो डे 1 से इतना लेके चलना कि बैलेंस कर पाओ चीज़ों को, कि ताकि जिस दिन आपका सीबीटी हो तब तक आपका वो ख़त्म हो जाए। अगर जब तक सीबीटी है, अगर जो लोग स्टूडेंट पिटमैन स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, अगर आपने स्टार्ट किया और आप एग्ज़ाम जिस दिन होने वाला होगा अगस्त तक आप पिटमैन ख़त्म कर लोगे, तभी आप सोचना कि आप जाके स्किल में, मतलब जा क्लियर कर पाओगे स्किल, या स्किल में मतलब स्किल में जाके परफॉर्मेंस अच्छी दे पाओगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मतलब जब तक एग्ज़ाम भी, जब से सीबीटी होगा तब तक आप पिटमैन मतलब 1/3 क्लियर करोगे, या फिर 50% खाली अपना बेसिक कंप्लीट कर पाओगे और फिर उसके बाद खींच लोगे, नहीं, क्योंकि स्पीड लाने में टाइम लगता है, मतलब अच्छा खासा, वो तो टाइम मांगता है, वो रातों रात हो ही नहीं सकता। उसमें ये नहीं कि आप पूरा दिन लग जाओगे तो आपकी चीज़ें सिर्फ 10 ही दिन में स्पीड आ जाएगी, या 20 ही दिन में स्पीड आएगी, 1 महीने में स्पीड आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत मेहनत करेगी, पूरा दिन भी झोंकना पड़ेगा यार। जब चीज़ें कितना लोगे दिमाग से, जितना घुसेगा उतना ही तो करोगे ना, जितना आउटपुट निकल पाएगा अपनी बॉडी, अपनी ब्रेन से। हर बंदे की स्ट्रेंथ अलग होती है, तो ये नहीं एंड टाइप पे आप सोचोगे नहीं बस अभी चल रहा है और उसका सीबीटी के बाद मैं पूरी तरीके से लग जाऊँगा, नहीं हो पाता है। तो डे 1 से ही लेके चलना है। एक छोटा सा मैंने प्लान बताया, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डिटेल वीडियो बना दूंगा। जिस भी टॉपिक पे आप बोलोगे, इंग्लिश पे, रीजनिंग पे, जीए पे, किसी पे भी, ठीक, उस पर या मॉक्स कैसे लगाने हैं, क्योंकि अभी आपको ये तो मैंने सिर्फ बताया कि इन 75 डेज में कैसी चीज़ें लेके चलनी है, ठीक। इसी के साथ ये सिलेबस कंप्लीट करोगे आप पूरा, ऐसे जो है सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, जो आपकी वीकनेस है, और उनके प्रीवियस ईयर लगाओगे, और उसके बाद क्लास नोट्स पर रिविजन्स करना होगा, डेली मॉक्स भी लगाना है। और ये 75 डेज पूरा सिर्फ थ्योरी पे वर्क करने के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए नहीं होंगे, साथ में मॉक्स पे भी काम करना। अभी स्टार्टिंग में आपको वीक में, हर एक वीक में एक मॉक लगाना है। सेक्शनल मॉक की कोई गिनती नहीं, जब मन चाहे तब मारो। कोई भी टॉपिक क्लियर कर लिया है उसको
ऑफलाइन मोड में भी करो, मतलब रफ कॉपी में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसके बाद सेक्शनल में भी आप मॉक्स में दे सकते हो। लेकिन फुल मॉक जो होगा वो वीक में एक मारना, उस मॉक की एनालिसिस करना, फिर एक अपना टारगेट बनाना कि नेक्स्ट मॉक में जो नेक्स्ट वीक का मॉक होगा उसमें इससे 5 मार्क्स तो ज़्यादा ही लेके आने हैं। ठीक, ऐसे चीज़ें कर करके चलोगे। और जब लास्ट डेज आ रहे होंगे ना, लास्ट 15 डेज एग्ज़ाम के, लास्ट 15 से 20 डे, उस टाइम तो फिर आपका 2-2 मॉक चल रहे होंगे और फिर सिर्फ मॉक्स के एनालिसिस, मॉक्स और फिर छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हो रही होंगी उन पे वर्क करना हो रहा होगा। तो आपके पास ये 75 डेज़ में भी आप समझ सकते हो सिर्फ 60 डेज़ कहीं ना कहीं बचे हैं, 2 महीना। इन 2 महीने में आपको थ्योरी पे काम करना है, कंसेप्ट पे काम करना है और वो PYQ ख़त्म करना है। इन तरीके से तभी हो पाएगा। कंपटीशन बहुत आई है, रिपीटर्स भी बैठेंगे, 2023 वाले भी बैठेंगे, 24 वाले भी बैठेंगे, जिनको ग्रेड D मिला था, C चाहिए वो भी बैठेंगे। ठीक, जिनको डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला है, अच्छे और जाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी बैठेंगे। और जिनको होम पोस्टिंग चाहिए वो भी बैठेंगे। और जिनका हुआ नहीं है कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स या स्किल में फेल होने से, छटने से, वो तो बैठेंगे। और जो बिगनर्स आ रहे हैं उनमें कुछ बिगनर्स मतलब ब्रिलियंट इतने होंगे कि वो हर चीज़ मैनेज करते हुए चलेंगे। वो जैसे ही जो मैं चीज़ें बताई हैं वो इसी तरीक़ों को फॉलो करते हुए अपना खुद की स्ट्रेटजी बना के वो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो CBT भी क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि हर बिगनर बिल्कुल नहीं क्लियर कर सकता, लोग फर्स्ट टाइम में भी एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, तो बिगनर्स को भी भूलिए मत, तो वो सब भी आएंगे। तो मतलब भीड़ है। और अपना CGL और CHSL वाले तो इस नए वेंडर के नए पैटर्न को देखने आएंगे कि नहीं, जो आपको पता है कितना नंबर्स होगा, हर साल ऐसे ही बैठते हैं और इस बार तो वेंडर चेंज हुआ तो और देखने आएंगे। ये क्लियर बात बोलता हूँ मैं, गीली चुपड़ी नहीं करता हूँ कि ताकि आप हमेशा मोटिवेट रहो। ये निगेटिव मोटिवेशन है। मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, आपको मिरर दिखा देता हूँ, भाई देखो सच्चाई ये है, क्या चल रहा है, ठीक है, क्या मार्केट में क्या हवा दिखाई जा रही है, आपको यूट्यूब पे क्या दिखाया जा रहा है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसे पता है कि आज की डेट में एक नौकरी लेना कितना टफ हो चुका है। एक सबसे कम कंपटीशन वाला जो एक एग्ज़ाम था, अगर कोई स्टेनोग्राफर, उसमें भी आजकल कट ऑफ देख लीजिए CBT की कहाँ जा रही है, कहाँ पे जा रही है, जिसमें एक ऐसा स्किल है जिसे सीखने में लग जाते लोगों को सालों, ठीक है, शॉर्ट हैंड। उस एग्ज़ाम में भी आप देख लीजिए CBT की कट ऑफ कितनी जा रही है। ये तो मतलब अब क्या ही हो सकता है, क्योंकि दूसरे एग्जाम्स के स्टूडेंट बैठ जाते हैं। अगर इसमें कह दिया जाए कि पहले शॉर्ट हैंड हो फिर CBT हो, तो इसकी कट ऑफ देख लीजिए क्या जाएगी, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई ना कोई वीडियो में कहीं भी बात होगी या टॉपिक होगा या टिप्स होंगी जो आपको हेल्प ज़रूर करेगी अगर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा होगा।